बीमा सखी की नौकरी। स्वयं सहायता समूह में शीघ्र ही बीमा सखी की नौकरी के लिए आवेदन लिए जाने हैं। तो 2024 में जो भी नौकरियों के आवेदन शुरू होने वाले हैं उनमें एक नई जो नौकरी है बीमा सखी की, इसके भी आवेदन शुरू होने वाले हैं। बीमा सखी के बारे में आज की वीडियो में हम फुल डिटेल जानकारी आपको समझाने वाले हैं। तो बीमा सखी दीदी के क्या कार्य होंगे, क्या जिम्मेदारी होंगी और इसमें कौन दीदी आवेदन करेंगी, पात्रता, योग्यता, जो भी कार्य, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, मानदेय, सब कुछ जो है आपको आज की वीडियो में समझाने और बताने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि बीमा सखी की नौकरी क्या है, इसमें कार्य क्या करना है, क्या आपको इससे फायदा मिलेगा और कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पर कि बीमा सखी की जो नौकरी है, सबसे पहले हम इसकी योग्यता, पात्रता के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, बीमा सखी या बीमा मित्र कहे एक ही बात है। तो बीमा सखी जो दीदी बनेगी उसके लिए योग्यता, पात्रता नंबर 1, वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो या स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवार से हो। यदि आपके परिवार में कोई भी दीदी, आपकी मम्मी, भाभी, कोई भी अगर समूह से जुड़ी है और आप लोग सब एक ही परिवार है, तो अगर आपके परिवार से कोई भी एक दीदी समूह में जुड़ी है तो वो दीदी भी नौकरी पा सकती है बीमा सखी की, या आप परिवार में से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर योग्यता यही लिखी है। नंबर 2 है कि बीमा मित्र को क्षेत्र भ्रमण परिवार द्वारा प्रतिबंधित ना हो, मतलब कहीं जाने की रोक टोक ना हो। नंबर 3 है वह व्यवहार कुशल और मृदुभाषी हो। नंबर 4 है बीमा मित्र की शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास अवश्य हो, मतलब 10वीं पास अवश्य होनी चाहिए, 10वीं से कम बिल्कुल ना हो। इंटर पास तो और अच्छा है, मगर 10वीं कम से कम होनी चाहिए, जरूरी है। नंबर 5 पे बताया गया है कि उसकी या उसका उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। उनके परिवार के कोई सदस्य आवेदन कर सकते हैं। नंबर 6 है लिखावट अच्छी हो एवं सामान्य अंक गणित की जानकारी अवश्य रखती हो, अंक गणित आपको जरूर से आती हो। नंबर 7 है गरीब परिवार की सदस्य होनी चाहिए। तो यह है योग्यता और पात्रता। अब बात करते हैं कार्य एवं उत्तरदायित्व की। तो सबसे पहले कार्य देखिए, नंबर 1 है छूटे हुए सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करना एवं उन्हें बीमा हेतु आग्रह करना। जिन लोगों का बीमा नहीं हुआ है गांव में, उनको बीमा से जोड़ने का कार्य करना। नंबर 2 है सदस्यवार वार्ड की वितरण सुनिश्चित करना एवं इसकी जानकारी लिखित रूप में नोडल व्यक्ति को देना। नंबर 3 संकुल संघ के सभी बीमित सदस्यों की सूची रखना। नंबर 4 शिक्षा सहयोग योजना का लाभ सदस्य तक पहुँचाना। शिक्षा सहयोग में है नंबर का शिक्षा सहयोग योजना को आवेदन पत्र को पूर्ण करना, और खा है पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को नोडल व्यक्ति को जमा करना। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मई एवं 30 नवंबर प्रति वर्ष आवेदन जमा करने की ये समय भी बताया गया है। तो शिक्षा सहयोग योजना जो है, इसमें दोनों कार्य करने हैं, आवेदन पत्र को भरना है पूर्ण रूप से और जो नोडल व्यक्ति होगा वहां तक फॉर्म को पहुंचाना और जमा करने की जिम्मेदारी भी इनकी रहेगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कार्य है जो कि जो है बीमा सखी दीदी को करने हैं। इसके अलावा और भी उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भी समझिएगा। इसी शिक्षा सहयोग में गा नंबर है प्रत्येक वर्ष जनवरी माह या जुलाई माह शिक्षा सहयोग योजना का आवेदन प्रत्येक सदस्य का अद्यतन करना। अब उसके बाद है बीमा नवीनीकरण, यानी कि रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। तो बीमा नवीनीकरण का काम भी करना है। उसमें क्या क्या रहेगा कि बीमा मित्र द्वारा बीमा का नवीनीकरण की प्रक्रिया बीमा की समाप्ति तिथि से 2 माह पूर्व शुरू कर देनी चाहिए। संबंधित ग्राम संगठन को सूची के साथ सूचना देना। नवीनीकरण हेतु भरे हुए आवेदन पत्रों को जांच उपरांत प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा करना होगा। तो यह जो है काम भी बीमा से रिलेटेड वाला काम भी बीमा सखी को करना है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वह भी देखिए। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे कि बीमा मित्र के जो भी कार्य उत्तरदायित्व मैंने बताए, उसके अलावा यहाँ पर और भी जो उत्तरदायित्व है उसमें नंबर 1 है बीमा मित्र के द्वारा 6 माह में संबंधित ग्राम संगठन का परिभ्रमण एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना है। नंबर 2 नोडल ग्राम संगठन या CLF के द्वारा LIC को भेजे जाने वाले प्रीमियम राशि का कम उदंग बनाए रखने में सहयोग करना। कुछ यहाँ पर स्पष्ट लिखा नहीं है, प्रीमियम राशि का जो भी है यहाँ पर बनाए रखना, और प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को निर्धारित समय के अंदर जमा करना। नंबर 3 है बीमा मित्र द्वारा नोडल व्यक्ति को 15 दिनों में कार्य गतिविधियों का रिपोर्ट प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा करना होगा। फिर नंबर 4 है बीमा मित्र द्वारा संकुल संघ या नोडल ग्राम संगठन में बीमित सदस्यों की सूची को फाइल करना होगा। नंबर 5 बीमा मित्र द्वारा बीमा
के अन्य उत्पादों की जानकारी भी ग्राम संगठन को उपलब्ध कराना होगा। ये सब जितने भी कार्य हैं ये बीमा से जुड़े हुए कार्य हैं जो कि बीमा मित्र या बीमा सखी को करने होंगे और इन सब के लिए आपको ट्रेनिंग में जो है सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा कार्य करना होगा। तो जो इंपॉर्टेंट कार्य और जिम्मेदारी थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। तो बीमा जो लोगों का करवाया जाता है उसका जो निपटारा है, दावा है, इन सब का कार्य भी बीमा मित्र बीमा सखी का रहेगा। तो अब बात करते हैं दावा निपटारा यानी कि क्लेम सेटलमेंट की। तो क्लेम जैसे कि बीमा करवाया गया है उसका क्लेम, उसका दावा, इससे रिलेटेड किस प्रकार से कार्य करेंगी, जो लोग बीमा करवाए हैं उनका जो क्लेम होगा कैसे दिलवाएंगी। तो बीमा सखी द्वारा मृत बीमित सदस्य के एक मुफ्त राशि 5,000 नजदीक के ग्राम संगठन संकुल संघ से अग्रिम राशि उपलब्ध कराएगी। अग्रिम राशि की प्राप्ति रसीद और संबंधित ग्राम संगठन को देंगी। नामित व्यक्ति की पहचान कर अग्रिम राशि की भुगतान ग्राम संगठन के 3 सदस्यों की उपस्थिति में करेंगी। राशि भुगतान के समय प्राप्ति रसीद पर उपस्थित ग्राम संगठन के सदस्यों के समक्ष नामी व्यक्ति का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान लगाएगा जिसे सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। बीमा मित्र के द्वारा के अनुलग्नक के साथ पूर्ण कर नोडल जो भी है वहां जमा करेंगी, नोडल व्यक्ति होगा उसको जमा करेंगी। फिर है बीमा मित्र को बीमित सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना की सूचना प्राप्त हो उसके 1 दिन के अंदर नोडल व्यक्ति मैनेजर माइक्रो फाइनेंस प्रखंड परियोजना प्रबंधक को मोबाइल टेलीफोन से सूचना अवश्य करें। कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति का बीमा है, उसकी मृत्यु होती है बीमित व्यक्ति की, तो इनको एक कॉल सेंटर से कॉल आएगी, क्योंकि जो बीमित व्यक्ति के परिवार से एक कॉल सेंटर पर कॉल की जाएगी, वो सब व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये लोग जाती हैं उस बीमित व्यक्ति के घर, तो वहाँ से ये लोग जो है डॉक्यूमेंट वगैरह उनके जमा करवाती हैं और क्लेम करवाती हैं। तो इनको उसी कार्य के अनुसार पैसा भी दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। तो किस प्रकार से सहायता होगी, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बीमित व्यक्ति के घर जाएंगी, वहाँ पर जानकारी लेंगी और एक मुफ्त राशि 5,000 जो है नज़दीक के ग्राम संगठन या संकुल संघ से अग्रिम राशि के रूप में उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी, दे दी जाएगी। उसकी रसीद प्राप्ति भी कर ली जाएगी और संबंधित ग्राम संगठन को इसकी सूचना दी जाएगी। और साथ ही यह भुगतान ग्राम संगठन के 3 जो सदस्य होंगे उनकी उपस्थिति में होगी, पदाधिकारी की उपस्थिति में होगी। रसीद वगैरह मिलेगी और सदस्यों के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद बाकी जो इनका बीमा है उसके क्लेम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जब क्लेम होगा तो बाद में जो है ये राशि जो है वो उनकी रोक ली जाएगी। जो राशि अग्रिम दी गई है वो उनकी लेकर के तब उनका पूरा बीमा का पैसा उनको दिया जाएगा। नंबर 5 है कि बीमा सखी आवश्यक दस्तावेजों के साथ मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति। देखिए, जीवन बीमा होता है, दुर्घटना बीमा होता है, तो दोनों ही प्रकार के बीमा होते हैं। अगर आपने दुर्घटना बीमा कराया तो दुर्घटना की स्थिति में आपके घर पे आएगी बीमा सखी और आपका जो बीमा क्लेम है करवाएगी। तो दुर्घटना की स्थिति में या फिर मृत्यु की स्थिति में 15 दिनों के अंदर नोडल पर्सन को अवश्य डॉक्यूमेंट सब दस्तावेज जमा करवाएगी और दावा का निपटारा हेतु संलग्नक सूची जो है वो देखेगी। नंबर 6 है बीमा कंपनी को प्राप्त बीमित राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और इस क्रम में पूर्व में दे अग्रिम राशि का समायोजन सुनिश्चित करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्राम संगठन से 5,000 रुपए अग्रिम राशि के रूप में वो कैंडिडेट को दिलवा रही है, वो राशि आपके जो बीमा की राशि मिलने वाली होगी उसमें से वो कट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5,000 रुपए की राशि आपको सहायता के लिए शुरुआत में दे दी जाती है। फिर आपका बीमा क्लेम होता है, बीमा क्लेम का जब पैसा मिलता है तो 5,000 वो जो ग्राम संगठन वाले मिले हैं वो उसमें कट लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन। देखिए, निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर निदेशक मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जाएगा, जिसके आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन करते समय निदेशक मंडल निम्न बातों का ध्यान देगा। क्या मासिक कार्य योजना जमा है? क्या मासिक कार्य योजना के आधार पर रिपोर्ट बनाए गए हैं? जो मासिक कार्य योजना में अनुमोदित है पर वह निश्चित समय के अंतर्गत पूरा नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है? यदि कोई समस्या आती तो उसे किस प्रकार समाधान किया गया? यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका क्या कारण था? समस्या समाधान निपटारा के लिए कार्य योजना क्या होगी? तो इनके कार्यों का भी मूल्यांकन होता है। तो जो भी बीमा सखी कार्य करेंगी उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा, जो समस्याएं हैं वो पूछी जाएंगी और जो है बीमा क्लेम जो करवा रही है कितने का दावा निपटारा हो गया, कितने का नहीं हो पाया, क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सब की जानकारी ली जाती है। अब देखिए, बीमा सखी का पद से हटाने का भी प्रावधान रहता है। तो देखिए वो क्या प्रक्रिया होती है और क्यों ऐसा होगा या होता है। तो देखिए, निदेशक मंडल कार्यकर्ता को 1 माह के पूर्व सूचना देकर सेवा से विमुक्त कर सकता है यदि निदेशक मंडल समझता है कि कोई भी कार्यकर्ता या पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है या साबित हो गया हो, अपने कार्यों को सही तरीके से अनुपालन नहीं कर रही हो या रहा हो, संकुल संघ के प्रति अपना विश्वास खो चुका हो, मतलब उसने कोई पैसे की धोखाधड़ी करी है, किसी कैंडिडेट से धोखाधड़ी करी है, तो ऐसी स्थिति में
पद से हटाया भी जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो फिलहाल सब दीदियां अच्छे से कार्य करती हैं और अपना मेहनत का मानदेय प्राप्त कर पाती हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वो कार्य चलता रहेगा। तो ये कुछ जो जानकारी कार्य योग्यता, उत्तरदायित्व और पात्रता आदि को लेकर मैंने आपको समझाई और बताई है। अब आपके मन में आवेदन कैसे करना है, जैसे बैंक सखी के आवेदन होते हैं वैसे बीमा सखी के भी आवेदन होते हैं। ब्लॉक पर आजीविका मिशन NRLM के ऑफिस में जब ब्लॉक पर आवेदन शुरू होंगे तो वहीं से आवेदन होंगे, वहीं आपको संपर्क करना होगा। मानदेय की जानकारी के लिए वीडियो अपलोड है, ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, जरूर देख लीजिए। तो बीमा सखी का मानदेय को लेकर के हमने अच्छे से डिटेल में उसमें समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको मानदेय समझ में आ जाए और अच्छे से कार्य भी समझ में आ जाए। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट